नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और आज की जो क्लास है ये तीसरी क्लास है। तो हमने जो पिछले लेक्चर में ये बताया था कि किस तरह से, पहले लेक्चर में ये बताया था कि भारतीय संविधान क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत थी और 1947 से पहले क्या हमारे पास संविधान था कि नहीं था, अगर था तो हम उस संविधान को क्यों अपने मतलब स्वतंत्रता के बाद क्यों नहीं अप्लाई किए। और आज हम ये भी बात करेंगे, उसके पहले भी ये मतलब हमने बात किया था कि किस तरह से 1947 से पहले हमारे भारतीय संविधान का विकास हुआ। और आज जो बात करेंगे कि 1947 के पहले 1973 से 1947 के बीच में वो कौन सा टाइम पीरियड था और कौन कौन से वो डेट थे जहाँ पे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन करने के लिए अपने किस तरह से कानून में फेरबदल करते रहते हैं और अपने यहाँ के जो इंडियन जितने भी सिटीजन रहते हैं उनको किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इतने लगभग 150 से ज़्यादा सालों तक हमारे पर राज किया। तो आज हम बात करेंगे पिछले लेक्चर, अगर आप ये वाला लेक्चर देख रहे हैं तो इसके पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो, क्योंकि बेसिक से हमने बताया था। तो आज हम जो बात करेंगे, आज हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भारतीय संविधान का जो विकास हुआ किस मतलब टाइम ऑफ पीरियड से हुआ था और वो कौन कौन से डेट से, जहाँ पे ऐसा देखिए जब भारतीय संविधान का विकास हो रहा था, ऐसा नहीं है कि जो अंग्रेज थे हर साल कानून बना रहे थे। ठीक है, ऐसा भी नहीं था कि 5-5 साल में कानून बनाना है, मतलब कुछ उनका ऐसा नियम कानून नहीं था। उनको जब जब रिक्वायरमेंट हुई तब तब उन्होंने अपना एक संशोधन किया, उसके बाद फिर अपने लिखित दस्तावेज में और अपना मतलब कानून बनाते गए। और 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें लगभग 200 आर्टिकल सेम टू सेम हमने छाप लिए, क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी थे। अब देखते हैं कि मतलब 1973 से 1773 से किस तरह से मतलब वो कानून बनाते हैं। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में ये बात किया था कि देखिए कि जो बंगाल वाला क्षेत्र था, अगर ये भारत का देखिए, ये वाला जो बंगाल वाला क्षेत्र है, यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की है, यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही कब्जा करते हैं तो क्या होती है कि मतलब भारत में मतलब कोई उस समय ऐसा साम्राज्य नहीं बचा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा सके। तो उसके पहले अगर देखेंगे तो मुंबई और ये अपना जो मद्रास वाला क्षेत्र था, यहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पे जैसे ही कब्जा करते हैं तो ये जो बंगाल वाला था और बिहार वाला, उड़ीसा वाला क्षेत्र था, इन सबके अंडर में आ गया था। तो जो कानून मतलब बनाते हैं, ऐसा नहीं पूरे इंडिया में लागू होता उनका, क्योंकि उस समय पूरा मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पूरा भारत नहीं हुआ था, धीरे धीरे होता है। लगभग 1833 आते आते लगभग पूरा इंडिया कब्जे में आ जाता है। अब यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे मतलब ये मुंबई वाला क्षेत्र, मद्रास वाला क्षेत्र और बंगाल वाला क्षेत्र, अभी जितने भी कानून बनेंगे केवल कहाँ पे अप्लाई होंगे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ के एक अपना जनरल है, यहाँ मतलब सॉरी गवर्नर है, और यहाँ का अपना गवर्नर है, और यहाँ का मतलब अपना गवर्नर है। अब 1773 का जब कानून आता है तो बंगाल में और अपना ये मद्रास वाला क्षेत्र और मुंबई वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब देखिए पहले सबसे पहले कानून मतलब बनता कहाँ है, मतलब जब तक जब अपना ये 1764 में जब बक्सर की युद्ध जैसे ही हम लोग मतलब सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है, तो उसके बाद से कानून बनाने का शुरुआत होती है। क्यों बनाने की शुरुआत होती है? क्योंकि यहाँ के जितने भी अधिकारी थे उनके ऊपर नकेल कसने के लिए, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एक सुचारू रूप से चल सके, मतलब ट्रेड भी कर सके और धीरे धीरे अपना शासन भी कर सके। अब देखिए जो कानून बनाते हैं ऐसा नहीं है कि मतलब हर साल बनाते थे। अब देखिए हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था, देखिए 1773 से 1857 का जो टाइम पीरियड था उसमें आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो डायरेक्ट रूल करती थी, उसमें जो जो आपके शेयर होल्डर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिसे जो शेयर होल्डर थे वो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो बाद में बना था, जो सीओडी था, क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो भी शासन कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो शासन करते। तो 1773 से 1857 के बीच में जो कंपनी है वो डायरेक्ट इंटरफेयर करती है। उसमें जो ब्रिटेन के राजा रहता था या फिर वहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो इनडायरेक्ट इंटरफेयर करता था, मतलब सपोर्ट देता था क्या, ठीक है मतलब आप वहाँ पे अपना काम करिए, हम सपोर्ट देते थे, लेकिन वो डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1773 से 1857 के बीच में ये यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट कंपनी रूल करती है। और उसके बाद जो
क्राउन का शासन कब चल रहा है? जब 1858 से 1947 के बीच में। अब देखिए 1857 क्यों इसको मतलब बांटा क्यों गया? देखिए 1857 में क्या होते हैं ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट होती है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे बोलते हैं। भारत में एक बहुत ही भयंकर विद्रोह हुआ था, किसके प्रति? जो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय हमारे पर राज करती थी, मतलब कर रही थी। उस समय के जितने भी राजा महाराजा थे या फिर जनता थी पूरा त्रस्त हो गई थी, सैनिक से लेकर सभी विद्रोह कर दिए थे। तो ये जो 1857 की जब क्रांति होती है तो क्या होता है ना कि मतलब जो पूरी कंपनी है ना पूरी तरह से हिल जाती है। उसे लगता है कि अब मतलब इंडिया में मतलब हमारी बात कोई मान ही नहीं रहा, हम मतलब शासन नहीं कर सकते, मतलब एक प्रकार से उनकी पसीने छूट गए थे। तब जाके ब्रिटिश क्राउन वहां से, जो ब्रिटेन की सरकार होती है, सपोर्ट देती है कि ऐसा करो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब ट्रेडिंग नहीं करेगी, ठीक है। अब क्या करेगी? डायरेक्ट यहाँ पे शासन का काम करेगी, वो भी ब्रिटेन के कहने पे। ब्रिटेन जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वहां से पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया जाता है। अब क्या कहते हैं? डायरेक्ट ब्रिटेन का, अब ब्रिटेन का प्रतिनिधि आता है यहाँ पे, शासन करता है। वहीं से क्या कहते हैं, हमने जो भारत के गवर्नर जनरल था, वायसराय की जो पद दिया था वहीं से किया था। अब देखते हैं कि कौन कौन से टाइम पीरियड थे और कौन कौन से ऐसे मतलब मोमेंट थे जहाँ पे इन्होंने कानून बनाया और किस लिए बनाया, और कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हुए थे। हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। मतलब अभी तो हम ये बता रहे हैं कि मतलब कौन कौन से टाइम पीरियड थे जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कानून को बनाया था, ठीक है। तो 1773 से 1857 के बीच में कंपनी रूल करती है। यहाँ से मतलब कंपनी रूल करती है, और कंपनी जब रूल करती है तो कौन कौन से डेट थे जहाँ पे उन्होंने कानून बनाया, और कौन कौन से मोमेंट थे, मतलब क्या जरूरत पड़ जा रही थी, ठीक है, और कौन कौन से नियम में परिवर्तन हुए थे। उसके बाद हम देखेंगे 1858 से आपका 1947 तक, जब भारत आजाद होता है। अब यहाँ से मतलब जो आजाद होता है, मतलब 1858 से 1947 के बीच में तक, मतलब जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता तब तक ये कौन कौन से कानून बने थे, मतलब कौन कौन से डेट थे और कौन कौन से कानून बने थे, क्या क्या परिवर्तन आया था, ठीक है। हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, और 1947 के बाद फिर अपना संविधान बन जाएगा, जिसमें आपके 395 आर्टिकल रहते हैं, 8 शेड्यूल रहेंगे और 22 भागों में बांट दिया जाएगा। तो अपना जो मूल संविधान बनेगा फिर उसमें क्या परिवर्तन होंगे, जो भारत शासन अधिनियम के जो कानून थे लगभग उनको लगभग 200 आर्टिकल हमने संविधान में पेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हम क्या देखिए मतलब 1773 में बताया कि जब यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, जो बंगाल है, बंगाल वाला क्षेत्र जब कब्जे में आ जाता है तो 1773 में क्या होता है, 1773 में क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो वहां पे क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो बंगाल के जितने भी अधिकारी थे, वहां के मतलब जितने भी कर्मचारी थे, उनको नकेल कसने के लिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन हुए, जैसे मतलब अभी मोटा मोटा हम बात कर रहे हैं, बस अभी जब अंदर घुसेंगे रेगुलेटिंग एक्ट में तो अब मतलब डिटेल पढ़ेंगे क्या क्या। तो इसमें मोटा मोटा क्या होता है कि जितने भी अधिकारी हैं उनको ऊपर नकेल कसने के लिए बहुत सारे मतलब नियम कानून लाए जाते हैं कि आप अब क्या करेंगे, जितने भी अधिकारी रहेंगे वो केवल ड्यूटी करेंगे अपना, ठीक है। वो अपना अलग से व्यापार नहीं कर सकते और घूसखोरी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी काम होगा नागरिक के लिए काम करेंगे लेकिन घूसखोरी नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कई कानून, एक तो यहाँ पे जो उस समय कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट बनता है, उस समय सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है 1773 में। तो 1773 में कानून में आता है, लेकिन 1774 में क्या होता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। तो उसके जो बोले जाते हैं कि जो एलिजा एमपे थे वहाँ सुप्रीम कोर्ट के मतलब सीजीआई थे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ, मतलब एक प्रकार से इंडिया नहीं था, मतलब वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एमपे थे, उसके 3 और मतलब उनके साथ में थे जो मतलब क्या कहते हैं न्यायाधीश थे, ठीक है। तो 1773 में एक तो कानून आता है कि भाई आप घूसखोरी नहीं कर सकते, ठीक है। आप कोई क्या कहते हैं अलग से व्यापार नहीं कर सकते। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहता है कि अब यहाँ पे एक चीज और किया जाता है कि जो ये वाला क्षेत्र है, मतलब ये मुंबई वाला क्षेत्र और ये मद्रास वाला क्षेत्र, ये क्या किया जाता है कि बंगाल के जो मतलब गवर्नर था उसके अंडर में कर दिया जाता है। मतलब यहाँ का पहले क्या होता था, यहाँ का गवर्नर अलग होता था, यहाँ का गवर्नर अलग होता था मद्रास का, और यहाँ का गवर्नर अलग था। उस समय जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था यहाँ का था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स का क्या होता है, प्रमोशन हो जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, गवर्नर से डायरेक्ट गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है।
गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो जैसे ही गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया जाता है, तो ये जो मतलब गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, उसके अंडर में ये मुंबई भी कर दिया जाता है और इसको मद्रास को भी कर दिया जाता है। मतलब कि एक प्रकार सेंट्रलाइज्ड कर रहे हैं कि अब क्या कहते हैं, मतलब एक प्रकार से पहले क्या आता है अलग अलग मतलब हम नियम कानून बनते थे, अब क्या किया इसी के अंडर में कर दिया है। अब जो भी ये आदमी बोलेगा इसको भी मतलब बात सुननी पड़ेगी, इसको भी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। तो 1773 में एक तो जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था उस समय का जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, मतलब उसको प्रमोट किया जाता है। और उसके अंडर में आपका बंगाल उड़ीसा बिहार वाला क्षेत्र रहता ही है, मद्रास और मुंबई का भी अंडर में कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज किया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि 1773 में जो भी खामियां थी उसको दूर करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी खामियां मतलब बची थी, उनको लग रहा था कि नहीं अभी थोड़ा सा मतलब बचा है, अभी कुछ नहीं। जैसे क्या हुआ कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको मुंबई और मद्रास का तो मतलब प्रतिनिधित्व दे दिया गया था, लेकिन उस कानून बनाने का अधिकार किसमें दिया गया था, इसमें। मतलब कानून भी बना देगा वो, कानून जो बनाएगा क्या कहते हैं उसको सुनना पड़ेगा किसको, जो अदर जितने भी स्टेट थे उसके, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के, चाहे मद्रास हो चाहे मुंबई हो। ठीक है, तो इसमें क्या दिया जाता है। उसके बाद पीस इंडिया एक्ट आता है। अब यहाँ पे जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग रहता है, यहाँ पे क्या होता है कि मतलब ईस्ट इंडिया एक्ट में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग क्या होता है कि यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो मतलब गवर्नर जनरल था उसके मतलब पद को क्या किया जाता है, मतलब न्यायिक अधिकार क्षेत्र में कर दिया जाता है। कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है क्या कहते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट है उस पर नकेल कसेगी। तो क्या होता है यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, तो जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग होता है यहाँ पे पद छोड़ देता है, वो चला जाता है कहाँ, इंडिया मतलब सॉरी ब्रिटेन में चला जाता है। तो उसके बाद फिर 1-2 साल के लिए पद खाली रहता है। उसके बाद फिर दूसरा गवर्नर जनरल आता है, फिर क्या कहते हैं तब जाके। और यहाँ पे जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग की एक बात बता दें कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग क्या है ना, बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रकार से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे ताकतवर, मतलब एक प्रकार से स्टार्टिंग में बहुत ही खतरनाक था ये। मतलब ये समझिए कि ये कलर की नौकरी कर रहा था स्टार्टिंग में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में कलर के रूप में था। फिर कासिम बाजार का अध्यक्ष बनता, फिर धीरे धीरे समझ लीजिए कि मतलब गवर्नर जनरल बन जाता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। तो इसको लगा था कि मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ठीक से मतलब काम नहीं कर रही, इसलिए अपना ये त्याग पत्र देके चला जाता है। अब क्या होता है, जब ईस्ट इंडिया एक्ट आता है उसमें पीट्स जो है एक्चुअली में वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, मतलब उस समय के, मतलब एक प्रकार से 1700 मतलब 84 में मतलब पीएम थे वहाँ के। तो वो क्या करते हैं, मतलब इंटरफेयर करते हैं इसके क्या कहते हैं कंपनी के रूल में। तो इसलिए क्या कहता है, जो गवर्नर जनरल था वो गुस्सा के चला जाता है। अब क्या होता है कि 1700 मतलब 1793 से, और उसके बाद मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं 1857 तक क्या करते हैं, यहाँ पे चार्टर एक्ट आता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे निर्धारित किया जाता है कि हर 20-20 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कानून बनाएगी, हर 20-20 साल में। इसीलिए देखा जाए, अब देखिए यहाँ पे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 आता है, फिर इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। फिर पिट्स इंडिया एक्ट, जब यहाँ पे पीएम बनते हैं पिट्स, तो थोड़ा सा फेरबदल करते हैं कंपनी के रूल में, तो क्या होता है गुस्सा के चले जाते हैं। अब ये क्या होता है कि 1793 में क्या करते हैं कि जो, अब देखिए इसमें पहले क्या होता था, अभी पढ़ाएंगे और डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी तो मतलब एक और भी दे रहे हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की मतलब स्थापना होती है। इसमें क्या होता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, वो केवल जितने भी व्यापार होते हैं उस पर ध्यान देता था, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो बनाया गया था उसका काम ये था कि शासन कैसे करना है, मतलब इंडिया में शासन कैसे करना है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या कहते हैं स्थापना की जाती है। वो क्या होता है कि जो ब्रिटेन का राजा था वो अपने मतलब यहाँ पे प्रतिनिधि भेजता है कि आप जाके केवल ये देखिए कि वो काम कैसे कर रहे हैं। मतलब कोई भी अगर गवर्नर जनरल को कोई मतलब आदेश भी पारित करना है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से सलाह लेता था, या फिर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब व्यापार कैसे करेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की मतलब ये जिम्मेदारी थी कि यहाँ पे क्या कहते हैं शासन कैसे करेगी। ठीक है, तो एक प्रकार से गवर्नर जनरल की नकेल कसी गई थी। ठीक है, ऐसा नहीं गवर्नर जनरल जो मन किया वो कर दिया, ऐसा नहीं था। अब यहाँ क्या होता है कि 17 करेक्ट, अब यहाँ क्या होता है कि 1773 में क्या होता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जितने भी अधिकारी थे या फिर पदाधिकारी थे उन सबका जो क्या कहते हैं वेतन या फिर भत्ता देना था। अब क्या करते हैं कि भारत
पहले क्या होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो अपने कोष से पैसा देती थी, लेकिन अब क्या करती है, यहाँ से जितना भी पैसा कमाएंगे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में जो पैसा कमाएगी, अब मतलब भारत के कोष से उनको पूरा वेतन दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी डिसाइड किया कि हर 20-20 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, अपना कानून बनाएगी, हर 20-20 साल में डिसाइड किया गया। तो 1793 में पहला क्या कहते हैं आता है चार्टर्ड एक्ट। उसके बाद फिर 1800 क्या कहते हैं, अब देखिए यहाँ 20 साल जोड़ लीजिए, 1813 में क्या कहते हैं चार्टर्ड एक्ट 1813 में आते हैं। अब देखिए 1813 में क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ना, पहले क्या था थोड़ा सा समझ लीजिए कि 1600 की ईस्वी का पास की बात है, क्वीन एलिजाबेथ जो वहाँ की महारानी थी, उन्होंने क्या किया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उनको कहा क्या मतलब कहा गया था कि 15 साल तक आप क्या करिए जाइए, मतलब आपको मोनोपोली दी जाती है 15 साल तक। क्या होगी, मतलब ब्रिटेन से जितने भी मतलब उद्योगपति आएंगे वो इंडिया में नहीं जाएंगे, केवल आप इंडिया में जाइएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ही ऐसी मतलब कंपनी होगी जो भारत में व्यापार करेगी, और ब्रिटेन से कोई भी ऐसी कंपनी है मतलब नहीं होगी जो वहां पे जाएगी। मतलब मोनोपोली दी गई थी, मतलब ब्रिटेन से केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करेगी या फिर जो भी व्यापार करेगी। तो बाद में क्या होता है, लगभग 1608 के आसपास में जेम्स प्रथम आते हैं वहां के राजा। तो क्या करते हैं, ऐसा करो तुम लोग जाओ आजीवन काल तक मतलब वहां पे व्यापार करो, मतलब भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी शासन और कोई नहीं करेगा, तो मतलब से कानून बना दिए थे। तो अब देखिए 1813 में क्या होता है कि जो मोनोपोली होती है ना ईस्ट इंडिया कंपनी, वो खत्म कर दी जाती है। अब खत्म कौन करता है, यहाँ पे ब्रिटेन शासन नहीं करेगी। तो इसमें क्या होता है कि 1813 में क्या होता है कि वहाँ की जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल डिसाइड करते हैं। आप देखिए यहाँ पे कुछ भी होगा समझ लीजिए ब्रिटेन ही कर रहा है, तो मतलब ब्रिटेन तो इनडायरेक्ट शासन कर ही रहा है। तो ब्रिटेन क्या करता है यहाँ पे मतलब क्या करता है कि मोनोपोली खत्म कर देता है। मतलब कि जो 1600 में जो कानून बने थे कि केवल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में केवल शासन करेगी, और ब्रिटेन से कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जो भारत में जाके शासन करेगी। तो इसमें क्या होता है कि 1813 में बोलते हैं कि देखिए अब ब्रिटेन से कोई भी कंपनी जा सकती है भारत में व्यापार करेगी, मतलब आप भी व्यापार करिएगा, लेकिन ब्रिटेन से और भी कंपनियां जा सकती हैं जो मतलब भारत में व्यापार कर सकती हैं। लेकिन दो चीजें छोड़कर, चाइना से व्यापार कौन करेगी, केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और चीन का जो व्यापार होता है, मतलब चीनी का जो व्यापार होगा, चीनी मतलब शुगर का व्यापार केवल मतलब व्यापार जो होगा केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की। शुगर का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली रहेगी, वो कहीं भी बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है। और चाइना के साथ केवल और केवल मतलब कौन व्यापार करेगा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो दो चीजें छोड़ के और सभी का जितना भी क्षेत्र था उन सब में क्या करती है कि जो ब्रिटेन से आने वाले कोई भी कंपनी आ सकती है। मतलब चाइना से व्यापार कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और चीनी वाला जितना भी उद्योगिक क्षेत्र है वो कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो भी सेक्टर बचे हैं उसमें क्या है, कोई भी मतलब आ सकता है ब्रिटेन का। अब देखिए आपके दिमाग में ये चीज आ सकता है कि क्या मतलब दूसरे देश के, जैसे मान लीजिए कि नीदरलैंड के, या फिर क्या कहते हैं पुर्तगाली, या फिर स्पेनिश, या फिर क्या कहते हैं जर्मनी, इन सभी के जितने भी मतलब व्यापारी थे, क्या इंडिया में नहीं आ सकते थे, आ सकते थे। लेकिन उनको उस समय क्या हुआ था कि इंडिया में इतना पकड़ हो गई थी ब्रिटेन की, तो उनसे थोड़ा सा इजाजत लेना पड़ता था, ठीक है। आने आ सकते थे, लेकिन उसमें क्या था कि ब्रिटेन से मतलब ब्रिटेन से केवल एक ही कंपनी जाएगी भारत में। तो ये हुआ था। अब क्या हुआ 1813 में क्या होता है कि एक प्रकार से और डोर खोल दिया भाई ब्रिटेन का। जैसे क्या हुआ 1813 में कि वहाँ के और जितने भी उद्योगपति थे, मान लीजिए कि भारत में जैसे मान लीजिए अभी अंबानी है, अडानी है, मतलब टाटा इंडस्ट्री है, या फिर आदित्य बिरला ग्रुप है। अगर ये बोला जाए कि भारत से कोई भी मतलब भारत से केवल एक ही मतलब कंपनी जाएगी, मान लीजिए टाटा की ही कंपनी ब्रिटेन में शासन मतलब जाएगी, रोज मतलब इंडस्ट्री खोलेगी, और भारत की कोई भी कंपनी नहीं जाएगी, तो यहाँ के और भी जितने भी उद्योगपति क्या होंगे, धरना प्रदर्शन करने लगेंगे। ऐसा क्या मतलब कि कर रहे हैं, मतलब हमको भी जाना चाहिए, हम क्यों नहीं जा सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रिटेन में मतलब धरना प्रदर्शन होने लगता है। इसलिए क्या होता है कि वहां पे मतलब डोर खोल दिया जाता है कि ठीक है आप लोग भी जा सकते हैं, लेकिन आप चाइना से व्यापार नहीं करेंगे। और चीन का जितना भी इंडस्ट्री है, चीन वाले मतलब चीनी वाले जो क्षेत्र है शुगर वाला, उसमें भी आप व्यापार नहीं करेंगे, और जितने भी सेक्टर खुले आप जाके व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी जाती है। तो पूछा जाता है वही चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 में क्या होता है कि कंपनी की जो मोनोपोली होती है खत्म कर दी जाती है व्यापार की।
अब यहाँ से क्या होता है कि 1813 में ध्यान से देखेंगे कि कंपनी एज ए ट्रेडर जो काम कर रही थी, अब कंपनी वो काम कैसे करेगी, एज मतलब एडमिनिस्ट्रेटर काम करेगी, वो शासन का काम करेगी। अब कंपनी का जो व्यापार वाला काम करने का क्षेत्र था वो हट जाएगा। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है 20 साल बाद। यहाँ पे क्या होता है, मतलब 20-20 साल में ये मतलब बन जाता है कानून कि 20-20 साल में हम सुधार करेंगे। अब क्या होता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1835 में क्या होता है कि जो ब्रिटेन की जो जनता थी, वहाँ की जितने भी उद्योगपति हैं, और ज़्यादा मतलब एक प्रकार से प्रेशर करने लगते हैं। वहाँ के जो क्या कहते हैं राजा थे, प्रधानमंत्री थे, उनको प्रेशर करने लगती है। मतलब ऐसा क्या है कि मतलब चाइना के साथ केवल क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और जो उस समय शुगर है मतलब चीनी, उसमें क्या कहते हैं क्यों, मतलब क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, हम लोग क्यों नहीं कर सकते। वहाँ धरना प्रदर्शन होता है तो जाके इफेक्ट कहाँ करता है, इंडिया में। तो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1800 अगर 33 की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि जो पूरी तरह से मोनोपोली खत्म कर दी जाती है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या करेगी, वहाँ का प्रधानमंत्री बोलता है ऐसा करो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों, तुम लोग क्या करो, व्यापार छोड़ो, व्यापार इन सबको करने दो, और तुम क्या करो कि एक प्रकार से तुम शासन करो बस। मतलब वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन तुम अपने हाथ में ले लो, केवल प्रशासनिक क्षेत्र देखो। मतलब कि अब यहाँ पे तुम शासन करो, कंपनी का काम जो है दूसरे मतलब उद्योगपति करेंगे। अब तुम क्या करो, केवल शासन व्यवस्था चलाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, 1833 में क्या होता है कि कंपनी जो है एज ए ट्रेडर जो काम करती है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करने लगती है। यहाँ से कंपनी का नाम मतलब हट जाता है कि ठीक है, जो कंपनी अब केवल शासन का काम करेगी बस, ठीक है। 1833 में, और 1833 में क्या होता है, एक काम और होता है कि अब जो बंगाल का मतलब गवर्नर जनरल था। अब देखो 1833 में एक ऐसा मतलब टाइम आता है कि बंगाल का जो गवर्नर था वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था उस समय का मतलब गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। 1833 आते आते ये समझ लीजिए भारत का लगभग जितना भी क्षेत्र था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में हो गया था। तो 1833 में ये बहुत ज़्यादा मतलब परिवर्तन हुआ। एक प्रकार से समझिए कि भारत को पूरी तरह से जकड़ लिया गया था, मतलब पूरा लगभग कंट्रोल में आ गया था। पंजाब में क्षेत्र देखें, जो राजा रणजीत सिंह थे अभी वहाँ पे लड़ाई करते ही रहते हैं। मतलब छोटे मोटे शासन थे, लेकिन लगभग जो देखा जाए तो भारत का पूरा जो एरिया था वो कब्जे में आ गया था, इसलिए सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है। 1833 में क्या होता है, एक प्रकार से पूरा सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है। जितने भी गवर्नर थे, चाहे मुंबई हो चाहे फिर इधर मद्रास के थे, वो सब अंडर में थे। और जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, चाहे मराठा हो गए, फिर उधर क्या कहते हैं हैदराबाद वाला क्षेत्र, पूरा लगभग कंट्रोल में आ जाता है। और अपने जो मुगल तख्त था वो तो एकदम ध्वस्त हो ही गया था, तो सब पूरा कंट्रोल में आ जाते हैं। तो 1833 में क्या होता है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, जो गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ मूवमेंट था 1833 में। अब यहाँ पे मोनोपोली पूरी तरह से खत्म कर दी जाती। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल मतलब शासन करेगी, बस केवल शासन करेगी। उसके बाद आता है फिर 20 साल और जोड़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक 1853 में क्या होता है। अब देखिए 1833 में एक और हुआ था कि 1833 में ये हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें जो शासक के काम कर रहे थे, मतलब जो सिविल सर्विसेज जो डिपार्टमेंट था, जो उस समय के डीएम एसडीएम थे जो रेवेन्यू सर्विसेज को देखते थे, उसमें ये बोला था 1833 में कि ओपन एक प्रकार से एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है। ओपन एग्जाम कराया जाएगा जिसमें जो भारत के जितने भी नागरिक हैं वो भी उसमें पार्ट ले लेंगे। लेकिन क्या कहते हैं इसमें 1833 में क्या होता है ना कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है, ठीक है, कोर्ट डायरेक्टर जो मतलब कंपनी के प्रकार से शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी क्या है कि हम जो इंडियंस हैं उनको हम इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं प्रशासन के तौर पे। तो उसमें क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। फिर 1833 में क्या होता है, सॉरी 1853 में क्या होता है, जो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 लगभग 1833 से 20 साल बाद आता है 1853 में। तो वहाँ पे सिविल सर्विसेज की व्यवस्था तब की जाती है कि ठीक है, अब वो टाइम ऑफ मोमेंट आ गया है जहाँ पे हम इंडियंस को अपने प्रकार के प्रशासनिक क्षेत्र में हम उनको एग्जामिनेशन के द्वारा हम इसको ले सकते हैं। तो लॉर्ड मैकाले की एक समिति बनती है जहाँ पे 1833 में क्या होता है कि इंडियंस को शामिल किया जाता है 1853 में। और 1853 में ये भी कहा जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी एक प्रकार से जो सत्ता है वो छिन सकती है। जो ईस्ट इंडिया अब जो कंपनी है उसके ऊपर मुहर लग सकती है, ईस्ट इंडिया कंपनी हट जाएगी और डायरेक्ट ब्रिटेन
मतलब ब्रिटिश क्राउन का हाथ होगा भारत पे राज करने के लिए। 1853 में ये वार्निंग दे दी जाती है। क्यों दे दी जाती है? क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, जो गवर्नर जनरल था उस समय का, मतलब तो उसने मतलब बहुत सारी ऐसी नीतियां ला दी थी जिससे कि भारत के जितने भी राजा महाराजा थे या फिर यहाँ की जो जनता थी गुस्से में आ रही थी। तो अब वही जो गुस्सा है, जैसे लॉर्ड डलहौजी जो था वो हड़पने की नीति अपनाई थी, तो उसमें क्या हुआ था, जितने भी मतलब यहाँ के राजा महाराजा थे बहुत ज्यादा गुस्से में थे। और यही कारण था, ये पता ब्रिटेन के राजा को पता चल गई थी कि ये कंपनी बहुत ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकती इंडिया में। तो वार्निंग दे दिया जाता है 1853 में कि आपकी सत्ता मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश हो जाएगी, इसकी सत्ता हट जाएगी, अब डायरेक्ट ब्रिटेन क्राउन का शासन होगा। अब यही देखिए टाइम ऑफ मूवमेंट आता है 1857 में। देखिए 1857 में क्या होता है, 1857 में सभी को पता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है, जिसमें ब्रिटेन मतलब भारत के जितने भी राजा महाराजा थे, सैनिक थे, सब विद्रोह कर देते हैं। बहुत ही खतरनाक विद्रोह होता है। तो इसमें क्या होता है, कंपनी की ये समझिए पूरी जड़ हिल जाती है। कंपनी को मतलब ऐसा लगने लगता है मतलब उस टाइम ऑफ मोमेंट पे कि अब हम शासन नहीं कर सकते। अब ऐसी नौबत आ गई कि अगर मतलब ये क्या कहते हैं, हमें ऐसा ना हो जाए कि मतलब मार मार के भगाना पड़ जाए, या फिर हम मतलब जितने भी वहाँ के मतलब अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, या फिर मतलब जितने भी गवर्नर जनरल थे, छोटे छोटे मतलब, अब देखिए भारत का गवर्नर जनरल एक बड़ा था, उसमें लॉर्ड क्या कहता है, अब यहाँ देखेंगे ना 1858 में लॉर्ड केनिन आ जाता है। उस समय जो मतलब गवर्नर जनरल था, भारत के गवर्नर जनरल, और जितने भी जनरल थे, जैसे मान लीजिए मतलब जो गवर्नर थे, जैसे मान लीजिए बंगाल की, मुंबई की, इन सब की हालत खराब हो जाती है कि हम उसको कंट्रोल में कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा टाइम मोमेंट आ गया था कि लगता है कि मतलब या तो हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो या तो ये सब हमको मार डालेंगे, या किसी तरह से कंट्रोल हो गया। मतलब ये समझे बचते बचाते क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किसी तरह से अपनी सत्ता बचाती है। मतलब बहुत ज्यादा मार काट होता है, मतलब 1857 में बहुत ज्यादा दिक्कत होती, किसी तरह से कंट्रोल में आ गए थे, क्योंकि सभी जितने भी भारत के शासक प्रशासक थे, या तो उनको मार दिया गया या फिर उनको जेल में भेज दिया गया, उनको आजीवन कारावास कर दिया गया। अब जैसे उस समय जो मुगल के जो लास्ट मतलब एक प्रकार से सुल्तान थे, उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या हो गया था, रंगून में भेज दिया गया था। ठीक है, तो जितने भी मतलब राजा महाराजा थे उनको मार दिया गया था, या फिर क्या कहते हैं जैसे झांसी की रानी है उनको मार दिया गया था। जितने भी राजा महाराजा थे उनको मार दिया गया था, तो फिर आजीवन कारावास कर दिया गया था। ठीक है, तो या फिर उनकी पूरी मतलब एक प्रकार से साम्राज्य हड़प लिया गया था। तो ये 1857 की क्रांति में होता है। तो यहाँ पे बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। अब जाके अब ब्रिटेन क्राउन आता है, जो ब्रिटेन की सरकार आती है, अब ऐसा करती है, ऐसा कहती है कि मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा करो तुम लोग मतलब कंपनी जो है डायरेक्ट अब उसको एबॉलिश किया जाता है। मतलब जो कंपनी है, अभी देखिए एज ए ट्रेडर काम कर रही थी, फिर उसके बाद एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करने लगी। उसने क्या किया कि पहले व्यापार करती थी, फिर शासन करने लगी। अब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, इन सबको हटा दिया जाता है। क्योंकि कंपनी के जो मतलब एक प्रकार से रूल कर रहे थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यही दोनों मतलब रूल कर रहे थे। तो जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी केवल बैक सपोर्ट देती थी बस। अब क्या कहती है, ऐसा करो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों को हटाओ, अब डायरेक्ट ब्रिटेन क्राउन का हाथ होगा किसमें, भारत पे शासन करने के लिए। ठीक है, अभी क्या है, हम इसको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, ऐसा नहीं पूरा डिटेल में भी बता दिए हैं, एक मतलब ओवरव्यू समझाने की कोशिश कर। देखिए जब तक अभी क्या है ना कि अगर मैं डायरेक्ट बता देता, रेगुलेटिंग एक्ट शुरू कर देता, ठीक है, मान लीजिए मैं रेगुलेटिंग एक्ट शुरू कर देता, तो आपके दिमाग में आता है कि यार कितना मतलब 1773 से 1947 के बीच तक हम कितना दिन तक पढ़ते रहे, क्या हर साल का मतलब हर साल एक्ट आएगा उसको पढ़ेंगे, तो क्या होता है कि एक प्रकार से पढ़ने में मन नहीं लगता। इसलिए मैं एक मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, उसके बाद जब अंदर में मतलब चलूंगा, जैसे 1857 में क्या क्या हुआ था तो डिटेल पढ़ाऊंगा, तब समझ में आएगा वो चीज़। मैं भी मोटा मोटा समझा रहा हूँ कि एक आपके दिमाग में छप जाए, ताकि लगे कि नहीं हाँ ये चीज़ें चल रही थी। ठीक है, तो 1858 में क्या होता है, फिर क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाता है, मतलब कि जो भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाता है। वहां का जो पीएम है, फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे जॉन डर्बी आ जाता है। पामर्स्टन पामर्स्टन जो है 1857 से पहले था, जॉन डर्बी आ जाता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। अब वो क्या करता है, कानून बनाता है कि देखिए, बोलता है कि भारत की जनता जितने भी या फिर यहाँ के जितने भी राजा महाराजा हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मतलब डरने की जरूरत नहीं है, आपको अब इस समय मतलब 1857 में
जितने भी राजा महाराजे हैं अपना जो भी शासन कर रहे हैं आप करेंगे, लेकिन आप हमारे अंडर में रहेंगे। पहले क्या होता, जो लॉर्ड डलहौजी की नीति आई तो उसमें क्या करता, जो राजा महाराजा थे उनकी मतलब सत्ता को हड़प दे देता था। जैसे मान लीजिए कोई संतान नहीं उसका तो हड़प लेता था, या फिर जो भी थे मतलब किसी न किसी से मतलब साम दाम दंड भेद हटा के मतलब लगा के उनकी सत्ता को हड़प लेता था, मतलब कंट्रोल कर लेता था। तो 1858 में ये कहा गया कि जितने भी राजा महाराजा हैं इंडिया के सभी, वो आप क्या करेंगे, आप शासन करते रहिएगा लेकिन आप हमारे अंडर में रहेंगे, ठीक है। आपको परेशान नहीं किया जाएगा, आप जो भी हमको टैक्स दीजिएगा आप क्या कहते हैं आप करिएगा, अपना शासन प्रशासन चलाइएगा, लेकिन जो सर्वे सर्वा होगा हम ही होंगे, मतलब डिफेंस या फिर जितने भी विदेशी मामले के जितने भी अधिकार है वो हम ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लचीलापन लाया गया। जो पहले क्या था कि जैसे लॉर्ड डलहौजी क्या था, उसके दिमाग में यही चलता था कि ये शासन कर रहा है, भले टैक्स दे रहा है सब चीज, किसी तरह से इसकी जो मतलब सत्ता है कैसे हटाया जाए, मतलब पूरा साम्राज्य ध्वस्त कर देता था। जैसे झांसी की रानी थी, उनको मतलब उनकी जो सत्ता है पूरा हड़प लिया, ठीक है। सतारा का है उसका भी सत्ता हड़प लिया। अब जैसे मान लीजिए दिल्ली सल्तनत को उसका भी सत्ता हड़प लिया, फिर मराठा साम्राज्य को पूरा तोड़ दिया, ठीक है। तो इन सब का मतलब यही दिमाग चलता था किस तरह से पूरा साम्राज्य को नष्ट कर दिया जाए। लेकिन 1858 में क्या किया गया कि एक रिलैक्स मतलब महसूस कराया गया कि इंडियन के जितने भी सम्राट थे मतलब राजा महाराजा थे कि आप शासन करिए लेकिन आप हमारे अंडर में रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि क्राउन का रूल हो जाता है, ब्रिटेन गवर्नमेंट का रूल हो जाता है। अब यहाँ होता है, अब यहाँ पे एक फेज और आता है, इसमें जो गवर्नर जनरल था मतलब उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। अब लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल था मतलब गवर्नर जनरल था, अब उसको क्या कहते हैं कि एक नया पोस्ट लाया जाता है वायसराय का, वायसराय का, ठीक है। मतलब अब 1858 में क्या है कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम चेंज करके वायसराय कर दिया जाता है। अब ये वायसराय कौन था, ये ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी मतलब वहां के जो प्रधानमंत्री फिर राजा थे वो क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं नॉमिनेट करेंगे कि वहां का वायसराय कौन होगा। और एक और पद लाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का, भारत मंत्री का पद लाया गया। अब यहाँ पे देखेंगे 1858 में दो मतलब एक प्रकार से बड़े जो अधिकारी हैं वो इंडिया में काम करेंगे। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया मतलब एक भारत मंत्री होगा, जो ब्रिटेन की जो कैबिनेट मंत्री है वहां के एक मंत्री होगा, जो इनको क्या कहते हैं जो यहाँ के गवर्नर जनरल रहेंगे वायसराय उनके साथ में मिलकर काम करेंगे। मतलब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होगा मतलब भारत मंत्री जो होगा वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट का जो कैबिनेट मंत्री होगा वहां से आदमी आएगा। अब यहाँ पे जो भी चलता रहेगा इंडिया में वो जाके बताएगा कहाँ अपने कैबिनेट सभा में, या फिर एक प्रकार से समझिए कि अंग्रेज मतलब ब्रिटेन में जाके बताएगा कि मतलब यहाँ क्या चल रहा है। डायरेक्ट मतलब एक प्रकार से लिंक को कनेक्ट किया गया कि यहाँ का वायसराय जो भी डिसीजन लेगा इनसे पूछ के लेगा कि हाँ हम ये करेंगे कि नहीं करेंगे, जो भी करेगा वो जाके ब्रिटेन की गवर्नमेंट को बताएगा, ठीक है। अब वायसराय जो है, अब देखिए लॉर्ड कैनिंग को ही जो यहाँ का भारत के गवर्नर जनरल था उसी को प्रमोट करके वायसराय कर दिया जाता है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था भारत मंत्री वो ब्रिटेन का कोई मंत्री आके यहाँ पे बैठ जाता है। अब यहाँ पे इंडिया में दो प्रकार से मतलब शासक काम करेंगे, एक तो वायसराय और एक भारत मंत्री। भारत मंत्री ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री से आएगा, ठीक है। और जो वायसराय था यहाँ के जो गवर्नर जनरल था उसी को वायसराय नाम चेंज कर दिया गया था। तो ये बोला जाता है कि पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आता है, यहाँ पे लचीलापन लाया जाता है। उसके बाद अब यहाँ देखिए 1861 फिर 1892 1919 और सॉरी 1909 1919 और 1935 ये सब एक्ट आते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है 1881 में क्या होता है, अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है वो तो वायसराय हो गया, ठीक है। 1861 में क्या होता है कि जो भारत मंत्री था उसकी एक प्रकार से 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई जाती है कि उसमें परिषद में कई मतलब विभाग बांट दिए जाते हैं कि किसको क्या काम करेंगे, एक प्रकार से मंत्री रहते हैं उसके। अब वायसराय एक तो मंत्री तो ठीक है, अब उसके अलग अलग सेक्टर बांटे, कानून के लिए कौन काम करेगा, व्यापार के लिए काम करेगा, तो एक प्रकार से परिषद बना जाती है। फिर बाद में क्या होता है परिषद में भी कई डिवाइड कर दिया जाता है कि कौन कार्यपालिका रहेगा, फिर कौन विधायिका काम करेगा, मतलब एज उसमें कि मतलब जो कानून बनाने का मतलब प्रावधान है, मतलब किस तरह से हम कानून बना के भारत में राज कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसी के अंडर ही मतलब उसके न्यायपालिका विधायिका क्या कहते हैं उसको सिग्नल बांट दिया जाता है। और यही बाद में धीरे धीरे
जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंस, मतलब एक प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद में चेंज हो जाता है धीरे धीरे। फिर बाद में 1935 में देखेंगे तो जो अभी आज की जो लोकसभा और राज्यसभा यहीं से निकल के आई है। जैसे हम लोग होते हैं ना राज्यसभा लोकसभा फिर विधानसभा विधान परिषद, जो ये सब जो शब्द आया है इसी से, मतलब गवर्नर जनरल की एक अलग परिषद रहती है, मतलब उस समय वायसराय की, और उसको जो भारत मंत्री रहता है उसकी एक अलग परिषद रहती है। तो उन्हीं से ये सब मतलब निकल के आया। इसको हम डिटेल में बात करेंगे किस तरह से, मतलब इसको बाद में क्या कहते हैं, यही बाद में आपके क्या कहते हैं असेंबली में काउंट हो जाती है। ठीक है, अब 1861 में ये होता है। फिर 1892 में एक बजट का प्रावधान लाया जाता है। बजट पे बात करने जो इंडियंस थे, पहले क्या होता था भारत में जो जितने भी बजट घोषित होते थे उसमें क्या है कि इंडियंस को बोलने चलने के लिए या फिर उनको सवाल पूछने के मतलब अनुमति नहीं थी। लेकिन 1892 में एक ऐसा पॉइंट ऑफ मोमेंट आता है जब इंडियंस जो थे उनको बोलने का मौका दिया जाता है। कहाँ पे? विधान परिषद में और विधानसभा में, कि मतलब जो भी डिस्कशन होता है बजट पे। अब यहाँ से अंग्रेज मतलब गलती कर देते हैं, इंडियंस मतलब गलती करते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं आजाद हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि नहीं, जो इंडियंस थे उनको बोलने का एक मौका मिल जाता है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं किसके सामने, जो वहाँ के वायसराय या फिर गवर्नर जनरल थे उनके सामने रख सकते हैं। यहाँ पे बोलने की एक प्रकार स्वतंत्रता मिल गई कि हम एक प्रकार ऑफिशियल बोल सकते हैं कि बजट पे हमारे ऊपर कहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, किस तरह से खर्च हो रहा है, हम बात कर सकते हैं। अब 1919 में आता है मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में अब देखिए हम मार्ले और मिंटो रहते हैं। अब देखिए मार्ले जो है, मार्ले और मिंटो, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार का ये बहुत ही मतलब खतरनाक सुधार था अगर एक प्रकार समझे तो। इसमें मार्ले और मिंटो की अगर बात करें तो ये जो मिंटो है ना, ये मिंटो पार्क अगर ध्यान देखेंगे ना तो इसी मिंटो अब ये मिंटो है कौन, देखिए पहले उस समय का जो वायसराय था ना भारत का 1909 में, उस समय का जो वायसराय था भारत में मिंटो था, लॉर्ड मिंटो। अगर इलाहाबाद में जाएंगे तो एक मिंटो पार्क है, ये इसी के नाम से, लॉर्ड मिंटो के नाम से है। ठीक है, और ये जो मार्ले है ये क्या है, भारत मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। अब ये कहाँ का कैबिनेट मंत्री है, ये है ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो मार्ले मिंटो मिलकर सुधार बनाते हैं 1919 में। अब यहाँ पे क्या होता है कि कम्युनल अवार्ड की जो बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो चुनाव, देखिए चुनाव तो यहाँ से धीरे धीरे शुरू हो गया था कि मतलब विधानसभा विधान परिषद में किस तरह से उसको मतलब बांटा जाए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मुस्लिम लोग थे उनको एक मतलब एक अलग से पावर दी जाती है कि आप जहाँ मान लीजिए कोई भी चुनाव होगा उसमें अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा तो मुस्लिम ही वोट दे सकेगा, दूसरा कोई जाति नहीं दे सकेगा। तो यहाँ पे 1919 में ये बहुत ही मतलब ज्यादा परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सुधार होता है, उसके बाद यहाँ मतलब कई सुधार होते हैं। लेकिन फिर 1919 में क्या होता है, जो विधानसभा विधान परिषद है इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया जाता है। अब यहाँ पे आता है माउंटेन चेम्सफोर्ड। माउंटेन चेम्सफोर्ड वही है कि एक क्या कहते हैं माउंटेंगू चेम्सफोर्ड। जो चेम्सफोर्ड रहता है वायसराय रहता है, जो माउंटेंगू है भारत मंत्री रहता है। वो सब मिलकर 1919 में क्या कहते हैं द्वैत शासन लाते हैं कहाँ पे, स्टेट में। अब देखिए जो जितने भी गवर्नर जनरल मतलब थे, जैसे मान लीजिए मद्रास के गवर्नर जनरल, ठीक है, मुंबई के गवर्नर जनरल, फिर बिहार, अलग अलग सेक्टर बांटे थे, वो एक प्रांत की तरह काम करने लगे हैं। अब मतलब पहले एक प्रकार से जितने भी इनके अंडर में थे एक प्रकार से प्रांत की तरह काम करने। अब ये बोला जा रहा है कि जो क्या कहते हैं अपना मुंबई वाला क्षेत्र है, मुंबई प्रेसिडेंसी बोला जाने लगा, अब मद्रास प्रेसिडेंसी बोलना जाएगा। अब वहां पे क्या होगा, चुनाव होगा, उसमें चुनाव में जो भी होगा। अब यहाँ पे जो पहले क्या था कि मुस्लिम अगर कोई कैंडिडेट खड़ा है तो केवल मुस्लिम वोट दे सकता है। अब यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा और अमूल जो परिवर्तन कर दिया कि अगर कोई मान लीजिए कि जो सिख है, सिख खड़ा रहेगा तो सिख ही वोट देगा। ठीक है, अब उसके बाद धीरे धीरे जो अनुसूचित जनजातियां थी उनके अंदर भी चले जाते हैं कि जो अनुसूचित जनजाति है कि अगर कोई लोग खड़ा होगा तो अनुसूचित जनजाति के ही लोग उसको वोट दे पाएंगे। और इसमें ये होता है कि जो मुंबई प्रेसिडेंसी फिर बंगाल प्रेसिडेंसी है उसमें क्या द्वैध शासन ले आया जाता है। द्वैध शासन में क्या होता है कि कुछ मतलब पार्ट ऐसे रहेंगे जो ट्रांसफर रहेंगे, कुछ पार्ट ऐसे रहेंगे जो रिजर्व रहेंगे। मतलब कुछ मतलब बात मतलब कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे जो डायरेक्ट क्या कहते हैं अपना मतलब जो अच्छे अच्छे मुद्दे रहते हैं। मतलब जैसे जो डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए रक्षा का हो गया, ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए कोई विदेश मंत्री मतलब विदेश मंत्रालय का कोई काम हुआ तो क्या करेगा वो अपना
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही ध्यान देगी, लेकिन जो स्टेट में जो छोटे छोटे साफ सफाई स्वास्थ्य ये सब चीज़ की जो व्यवस्था है वहाँ की जो प्रेसिडेंसी है वही काम करेंगे। मतलब जो वहाँ के जैसे मुंबई प्रेसिडेंसी है वहाँ की जो परिषद है वही काम करेंगे। तो यहाँ पे द्वैध शासन लाया गया था 1919 में। फिर अब देखिए 1919 में, और यहाँ पे ये भी कहा गया था 20 साल बाद इसकी समीक्षा होगी। यहाँ पे जितने भी नियम कानून, अब देखिए यहाँ पे नियम कानून बहुत सारे लाए गए थे। हम एक प्रकार से एक ओवरव्यू दे रहे हैं बस। अब 1919 में क्या कहते हैं, 20 साल बाद यहाँ पे क्या होगा, 10 साल बाद यहाँ पे क्या होगा, इसकी समीक्षा की जाएगी कि 1919 में जितने भी कानून बने हैं क्या अच्छे से सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। तो 1919 में जितने भी मतलब काम हुए उसको 10 साल 1929 में इसकी समीक्षा करने के लिए यहाँ पे एक कमीशन भेजा जाता है जिसे साइमन कमीशन बोला जाता है। इसमें 7 सदस्यों की एक टीम रहती है। अब लेकिन क्या होता है 1929 में आने वाला था साइमन कमीशन 1929 में, लेकिन 1927 में ही इसका कमीशन हो जाता है, 1928 में आ जाता है। इसलिए बोलते हैं साइमन कमीशन कि यहाँ पे क्या कहते हैं, साइमन कमीशन जब आता है, अगर ध्यान देंगे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है 1928 में, इसी का साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए। देखिए इसमें क्या होता है कि अब क्या है कि जो इंडियंस थे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। एक्टिव किस में हो गए थे कि जो भारत की मतलब भारत में उसमें विधानसभा विधान परिषद की जो सदस्य चुनाव होने लगा था, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मतलब अंदर आ गए थे, मतलब जो भारत के नागरिक थे अभी भारत के जो नेता थे वो अंदर आ गए, मतलब कंपनी के उसमें मतलब जो ब्रिटेन शासन के जितने भी मतलब बड़े बड़े मंत्री थे उसके अंडर मतलब आ गए थे, मतलब एक प्रकार सरकार में आ गए थे, काम करने लगे थे। तो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन अब बहुत ज्यादा एक्टिवली मतलब जो इंडियंस थे वो एक प्रकार से हावी हो रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो यहाँ पे क्या होता है, साइमन कमीशन का जो सदस्य बनता है उसमें कोई भी इंडियंस नहीं था। मतलब इस कानून की समीक्षा करने के लिए 1929 में तो आने वाला था, लेकिन उसमें क्या है कि कोई भी इंडियंस ऐसा नहीं था जो मतलब साइमन कमीशन की जो टीम मेंबर्स थी 7 सदस्यों की उसमें था। तो इसलिए क्या होता है साइमन कमीशन का विरोध होने लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब क्या होता है 1928 में इसके धरना प्रदर्शन के लिए तो मतलब धरना प्रदर्शन होने लगता है, जिसमें लाला लाजपत राय थे वो बोलते हैं गो बैक साइमन कमीशन। तो इसमें क्या होता है बहुत धरना प्रदर्शन होता है, तो इसमें क्या होता है लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया 1919 का जो कानून आया था। उसके बाद 1935 में 1935 वाला जो ऐसा कानून है जिसमें पूरी मतलब एक प्रकार से जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या होता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 जब आता है इसमें क्या होता है कि एक प्रकार से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाता है, बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं। इसमें लगभग ना आपके 321 आर्टिकल हो जाते हैं, लगभग 10 क्या कहते हैं आपके शेड्यूल हो जाते हैं जो अनुसूचियां थी, और लगभग 14 इसमें क्या है पार्ट में बांट दिए जाते हैं। मतलब एक प्रकार से इसका संविधान बना दिया जाता है। अब यही जो संविधान है भारत शासन 1935, ये वाला संविधान 1947 तक आपका काम करेगा। इसी के नियम कानून इसमें बहुत सारा संशोधन होता है। ये वाला जो कानून था मतलब एक प्रकार से अच्छा था। अब अच्छा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है ब्रिटेन गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व थी ही। ये जो कानून बना था, अब इसमें इधर से क्या होता है 1919 के बाद में जो इंडियंस जो नेता थे इसमें एक्टिवली आ गए थे सरकार में। तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पूरा उनका चलता था, लेकिन हाँ एक प्रकार से प्रेशर विपक्ष की भूमिका निभाते थे, मतलब प्रेशर दबाव डालते रहते थे कि नहीं ये आप कर सकते हैं ये नहीं कर सकते हैं। तो अब इधर से जितने भी कानून बनेंगे एक प्रकार से इंडियंस के फेवर्स में आएंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब देखिए जब मतलब 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो बाबा साहब अम्बेडकर ये भी बोल रहे थे कि हमें अगर देखा जाए तो अगर ना चाहें अपना मतलब संविधान बनाने के लिए, तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ना इसमें कुछ यही कानून हम क्या कहते हैं अपने मतलब इंडियन गवर्नमेंट में ला सकते हैं। हमको कोई नया संविधान बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है एक प्रकार से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें जितने भी प्रावधान दिए हैं मतलब वो सही है। अगर हम अपना संविधान ना भी बनाए तो इस संविधान का यूज करके हम भारत में शासन कर सकते हैं। तो ये मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहना था। और यही होता है जब अपना 1946 में जब अपना संविधान बनने लगता है, 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक होती है, तो उसमें लगभग 2 वर्ष 11 में 18 दिन तक काम होता है। तो लगभग 60 देशों का अध्ययन होता है। तो हमें कई अलग अलग मतलब नियम और मिले, जैसे मान लीजिए हमने ब्रिटेन से कुछ लिया, फिर आयरलैंड से, फिर ऑस्ट्रेलिया से, उधर मतलब रूस से, ठीक है, हमने जर्मनी से भी लिया कुछ।
तो हमने बहुत से मतलब प्रावधान अलग अलग देशों से लिए, लेकिन जो मैक्सिमम हमने लिया वो ब्रिटेन की शासन से लिया और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। इसका लगभग 200 आर्टिकल हम अपने संविधान में, मतलब इसका लगभग 200 आर्टिकल अपने संविधान में सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार दिए हैं। ठीक है, जैसे भारत की उस समय जो जैसे आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये इन सब के जितने भी आर्टिकल थे, हमने क्या किया, सेम टू सेम क्या कहते हैं उसको चिपका दिया था अपने कानून में। देखिए अभी अमित शाह जी ने एक बीएनएस लाया था, भारत न्याय संहिता, जो आईपीसी पहले हुआ करता था, तो बोले कि नहीं वो जो क्या कहते हैं अंग्रेजों के समय का जो बनाया हुआ कानून था उसको हम हटाएंगे। तो एक्चुअली हम लोग जितने भी नियम कानून मतलब बने थे उसको हम सेम टू सेम क्या कहते हैं अपने मतलब कानून में लेके आ गए थे। तो ये भारत शासन अधिनियम बहुत, हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। अब इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, अब देखिए 1939-1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जो उस समय की एक बहुत मतलब बड़ी पावर थी, जैसे आज की बात करें तो अमेरिका है, चाइना है, ठीक है, रसिया था, अभी रसिया तो टूट गया है। तो उस समय ब्रिटेन और फ्रांस ये बहुत ही ताकतवर देश हुआ करते थे। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार में इन सब क्या है कि युद्ध लगभग जो 1939-1945 के बीच में जो चला है, इसके बीच में इनकी जो आर्थिक स्थिति ना बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। समझ रहे हैं, इनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है। अब ये क्या है कि जितने इनके अंडर में जितने भी देश थे ब्रिटेन के अंदर या फिर फ्रांस के, ये सब क्या करते थे ना, मतलब गुलाम जितने लोगों को बनाए थे, क्या हुआ 1939-1945 के बीच में जब लड़ाई होती है तो इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। तो अब ये हैंडल कर नहीं पा रहे थे, मतलब जितने भी देश इनके कंट्रोल में थे उनको हैंडल नहीं कर पा रहे। तो अब 1939-1945 के बीच में भी हम लोग भी एक प्रकार से आक्रामक हो गए थे, मतलब सबको लग रहा था कि अब ये ऐसा पॉइंट ऑफ मोमेंट है, अगर अब विद्रोह नहीं किया, अगर हम आप जोर नहीं दिए तो अब हम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते ब्रिटेन से। तो 1939-1945 के बीच में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मतलब किसी तरह से आज़ाद। देखिए पहले क्या 1901 वर्ल्ड वार में 1914 से 1918 के बीच में जो चला था, उसमें क्या हुआ था कि भारत के भी सैनिक लड़े थे ब्रिटेन की साइड में, तो उनके भी बोला गया था कि आप लड़िए। उसमें गांधी जी बोले थे कि आप लड़िए, क्या कहते हैं, मतलब अंग्रेज बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ देंगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो उसमें तो लड़ गए थे, लेकिन अब दूसरा ऐसा मौका था जिसमें भारत के जितने भी नेता थे वो गंवाना नहीं चाहते थे, कि बोल रहे थे कि नहीं आप हमारे साथ लड़िए, हम आपको क्या कहते हैं आज़ाद कर देंगे। लेकिन नहीं, आप आज़ाद नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे ही नहीं। तो भारत का कोई भी नागरिक क्या कहते हैं उस समय मतलब भारत मतलब ब्रिटेन की साइड से नहीं लड़ रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया। महात्मा गांधी जी बोल दिए कि नहीं कोई नहीं जाएगा। उसमें आज चंद्रशेखर क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जो थे उस समय अपना एक अलग ही सेना बना लिए। तो मतलब एक प्रकार से बहुत ज़्यादा रस्साकसी हो गई थी, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। अब ब्रिटेन के पास इतना पैसा भी नहीं था कि पावर भी नहीं था उस समय, अब अमेरिका के सुपर पावर के रूप में उभर रहा था। तो ब्रिटेन के अंदर इतना दम नहीं था कि जितने भी गुलाम देश उनको संभाल सके। भारत ही ऐसा नहीं देश था कि ब्रिटेन के अंडर में था, बहुत सारे देश थे, अफ्रीकन के बहुत सारे कंट्री थे, और साउथ अमेरिका के बहुत सारे कंट्री थे, और एशिया के बहुत सारे कंट्री थे जो उसके अंडर में थे। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन सब के अंदर वो क्षमता नहीं रह गई कि पूरे देश को संभाल सके। फिर उसके बाद फिर किसी तरह से हम लोग आज़ाद होते हैं। फिर 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट आता है, जिसमें उस समय के जो क्या कहते हैं जो वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान आता है। अब यहाँ पे देखिए 1939 से 1945 के बीच में ब्रिटेन बहुत कोशिश करता है कि हम इंडियंस का साथ मांगे, लेकिन यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट मतलब इंडियन के जितने भी लोग थे मान ही नहीं रहे थे, हम आपका साथ देंगे ही नहीं। तो कई मतलब ऐसे प्लान आए कि जैसे 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है गांधी जी के पास कि नहीं हम आपको प्रस्ताव देते हैं कि आप यदि हमारे साथ क्या कहते हैं आएंगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे, ठीक है। तो गांधी जी बोलते हैं आप आज़ाद नहीं करेंगे। अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। तो इसमें ये बोला जाता है कि हम लोग पहले ना इसमें जो इंडियंस के जितने भी नेता थे, मतलब कुछ नेता ऐसे बोल रहे थे हमको मतलब डायरेक्ट आज़ादी चाहिए, लेकिन कुछ नेता ऐसे बोल रहे थे कि नहीं आप हमको मतलब हम अपना संविधान बनाएंगे, हमारा संविधान जो होगा आप उस संविधान के हिसाब से हमारे ऊपर शासन करिएगा, संविधान हम बनाएंगे, आप उस संविधान को देख के हमारे ऊपर शासन करिएगा।
तो इसमें होता है कि मतलब एक संविधान सभा की मांग की जाती है। संविधान सभा की मतलब कि संविधान सभा बना दीजिए आप हमारा, और उसमें जो संविधान सभा के जितने भी सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे, वो कानून जो बनाएंगे उस कानून के द्वारा आप हमारे पर शासन करिएगा। लेकिन कुछ ऐसे मतलब ये जो लिबरल टाइप के नेता थे ऐसे बोलते थे, लेकिन जो एक पर आक्रामक मतलब नेता थे जैसे सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, वो बोलते कि ऐसा है तुम लोग हटो, देश हमारा है, हम जिसे शासन करना है, हमारा देश हम चलाएंगे, तुम लोग होते कौन, ठीक है। तो बोलते हैं ऐसा नहीं है, हमको आज़ादी चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। तो 1900 अगस्त में मतलब 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, उसमें बोला जाता है कि आपको हम क्या कहते हैं, आप हमारे साथ दीजिए, मतलब ब्रिटेन का साथ दीजिए, हम आपको क्या कहते हैं संविधान सभा बनाने की मंजूरी दे देते हैं और डोमिनियन स्टेट देंगे, मतलब कि सर्वे सर्वा कौन होगा, हम ही होंगे, मतलब वहाँ के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो होगा हम ही होंगे, आप मतलब और नीचे जितने भी अधिकारी होंगे आप होंगे, इंडियंस होंगे। तो बोले कि नहीं, ये हम नहीं मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1940 फिर उसके बाद 1942 में आता है क्रिप्स मिशन आता है, उससे भी यही बोला जाता है कि मतलब भेजता है, ब्रिटेन ऐसे भेजता रहता है। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, उसका फिर बीबल प्लान भी आता है, फिर लास्ट में 1946 के आसपास फिर क्या कहते हैं कौन सा मिशन आया था यार, 1946 में फिर जो उस समय का जो प्रधानमंत्री था, मतलब वहाँ का जो क्या बोलते हैं विस्टन चर्चिल बोलता है कि ऐसा करो, तुम लोग साथ दो चाहे ना दो, अब हम क्या कहते हैं अपने से क्या कहते हैं लड़ेंगे, ठीक है, अगर तुम लोग साथ देते हो ठीक है, नहीं दोगे तो हम लड़ेंगे। अब उसमें क्या होता है कि 1945 में फिर हार ही जाते हैं, मतलब जीतते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जो ब्रिटेन है फ्रांस से जीतते हैं, लेकिन जीत के भी हार जाते हैं, बहुत सारी चीज हार जाते हैं, अपनी सत्ता, अपना गुरूर, अपने जितना भी साम्राज्य पूरा नष्ट हो जाता है। तो 1945 में लगभग चुनाव होता है वहाँ पे ब्रिटेन में, तो उस समय की क्लाइमेट एटली विपक्ष की भूमिका उसमें निभा रहा था। क्लाइमेट एटली बोलता है कि अगर हम प्रधानमंत्री बने तो हम जितने भी देश हैं उनको आज़ाद कर देंगे, ठीक है। तो भारत का एक प्रकार से मोरल मतलब बूस्टअप होता है। उसके बाद फिर हालांकि उधर जिताते नहीं है, जीतता उधर है और हम लोग इधर आज़ाद होते हैं, तो क्लाइमेट इटली आता है वहाँ पे, ठीक है। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, फिर क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। उसके बाद फिर बेबल प्लान भी आता है, फिर उसके बाद फिर जो क्रिप्स और एमी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस, ये सब आते हैं। तो अपना माउंटबेटन प्लान आता है और धीरे धीरे उसके बाद फिर माउंटबेटन प्लान आने के बाद फिर इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 आता है, जिसमें ये निर्धारित कर दिया जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया दो देश बनेंगे और उसके बाद फिर क्या कहते हैं ये अपना इंडिपेंडेंट अपना देश शासन चलाएंगे। तो ये सब मतलब आज का जो मतलब एक प्रकार से मैंने जो लेक्चर लिया था, इसमें क्या है कि हमने एक प्रकार से बेसिक क्या मतलब एक ओवरव्यू दिया है, किस तरह से भारत में अंग्रेजों ने अपने कानून बनाया और किस तरह से हमने आज़ादी ली और किस तरह से कौन कौन से पल थे, क्या क्या मतलब मॉडिफिकेशन किए। अब हम अगले लेक्चर में हम क्या बताएंगे कि 1973 में कौन सा रिलेटिव एक्ट आया था, मतलब 1973 में जो रिलेटिव एक्ट आया था उसमें कौन कौन से प्रावधान है, अमेंडमेंट एक्ट 1781 में क्या क्या हुआ था, फिर 1784 में क्या हुआ। अब इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। अब आपको समझ में आएगा कि 1973 क्यों आया था, ठीक है, और उसमें जो परिवर्तन हुए थे, जो जो नियम कानून आए थे, क्या क्या हुआ था, अब आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमने एक ओवरव्यू एक बैकग्राउंड बना दिया, आपको इतना समझ में आया हाँ हमको ये चीजें पढ़ना है। जब 1947 में आएंगे तब आपको अपना संविधान स्टार्ट करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग केवल उसके बाद ये जो डिटेल में इसको पढ़ेंगे और उसके बाद जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको समाप्त करेंगे। तब उसके बाद फिर अपने संविधान में आएंगे, अपने संविधान में क्या क्या परिवर्तन होता है, फिर क्या क्या मतलब किस तरह से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक एक मतलब लगातार मेहनत करने के बाद एक दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लिखित मतलब दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित कानून बनाते हैं हम लोग, संविधान बनाते हैं। तो उसको हम जानेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।